नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। 27वें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हैं और जिनमें अब गिने चुने समय बचे हुए हैं। सभी राजनीतिक दल इस समीकरण में लगे हुए हैं कि 27 का ये जो रण है उसे कैसे जीता जाए, क्या समीकरण बैठाया जाए, कैसे इस रण को साधा जाए। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का ये जो सियासी रण है, 27 की ये जो कहानी है, उसके लिए किन मुद्दों पर राजनीतिक दल ध्यान दे रहे हैं, किस तरह से वो काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि क्या राजनीतिक दलों का ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन उनके काम आएगा, या ये गठबंधन जो है वो किसे सत्ता में पहुंचाएगा, किसे इसका लाभ दिलाएगा और किसे नुकसान दिलाएगा। उत्तर प्रदेश का जो ये चुनाव है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027, इसमें गठबंधन की राजनीति काम आएगी, जातीय समीकरण आएगा, सत्ता की जंग में कौन सा समीकरण लोगों को सत्ता तक पहुंचाएगा। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे, एक एक करके बताएंगे कि क्या गणित है जिस गणित के तहत राजनीतिक दल इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हर पार्टी, हर गठबंधन का क्या गणित है, इसे हम आपको बताएंगे। देखिए, ये जो चुनाव है, इसका महत्व समझिएगा। चुनाव का जो महत्व है वो इस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। दिल्ली जाने के लिए वाया उत्तर प्रदेश का रास्ता चुनना पड़ता है। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब प्रधानमंत्री बनना हुआ तो उन्होंने बनारस की सीट चुनी। क्यों? क्योंकि बनारस में गंगा जी ने नहीं बुलाया था। बनारस वो जगह है, उत्तर प्रदेश वो जगह है जहां से दिल्ली का रास्ता तय होता है। देश का सबसे बड़ा राज्य है ये उत्तर प्रदेश। आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है। 403 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर। 403 विधानसभा जो सीटें हैं, इनका समीकरण सेट करता है। और चूंकि जब आपसे मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां से दिल्ली का रास्ता तय होता है, तो लोकसभा 2029 का ये है सेमीफाइनल भी से माना जा रहा है। और उससे भी बड़ा, भाजपा बनाम सपा का जो मुख्य मुकाबला है वो उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि समाजवादी पार्टी हर बार उत्तर प्रदेश में मजबूती से लड़ती रही जब से इसकी स्थापना हुई थी मुलायम सिंह के नेतृत्व में। 17 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, उसके बाद से माफ कीजिएगा 12 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और जो 17 का चुनाव हुआ, लंबे अंतराल के बाद विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी आई, सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद से उत्तर प्रदेश में मजबूत होती जा रही है और उत्तर प्रदेश ही उसे हर बार दिल्ली पहुंचाता है। गठबंधन तय करेगा कि चुनाव की दिशा दशा क्यों क्या होगी, क्योंकि गठबंधन बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में है। क्योंकि यहाँ का जो गठबंधन है वो एक तो एनडीए अलायंस है। एनडीए अलायंस हर बार राजनीतिक समीकरण साधने में चुनाव के पहले और बाद में कामयाब रह रहा है, 17 के बाद, या ये कहे कि 14 के बाद। लेकिन जो इंडिया अलायंस है वो फेल हो जा रहा है। तो गठबंधन भी तय करेगा कि इस मुकाबले में कौन कहां सफल होगा। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, 22 विधानसभा चुनाव के परिणाम क्या रहे, क्योंकि 22 का जो चुनावी परिणाम है उससे भी 27 का गणित समझा जा सकता है। 27 का गणित समझने के लिए 22 को समझना बड़ा जरूरी है। 22 को आप समझिए कि 22 का जो विधानसभा का चुनाव रहा उत्तर प्रदेश में वो बड़ा महत्वपूर्ण है। हम आपको क्रम वाइज बताएंगे क्योंकि हमने गठबंधन की चर्चा की है। तो गठबंधन दो है, एक है एनडीए गठबंधन, दूसरा है इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन का समीकरण समझिए। पहले हम आपको इंडिया गठबंधन बता दें। दिल्ली में तमाम राजनीतिक दल हैं, लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश में आते हैं और गठबंधन की राजनीति में आते हैं तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दल है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव नेतृत्व कर रहे हैं इसका। और 2022 में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें जीती थी। इनके साथ कांग्रेस भी है जो 2022 में इनके साथ थी, और ये 2 सीटों पर चुनाव जीती थी। 2 विधायक थे, एक महाराजगंज के फरिंदा सीट से और एक प्रतापगढ़ की रामपुर सीट से। मोना मिश्रा वहां से है। राष्ट्रीय लोक दल 8 सीटों पर चुनाव जीती थी 22 में। तो 22 का समीकरण ये है। 22 में बहुजन समाजवादी पार्टी सिर्फ 1 सीट पर चुनाव जीती थी। खैर, 22 में इनके साथ सुभाषपा भी चुनाव लड़ी थी, लेकिन सुभाषपा जो है वो साथ छोड़कर चली गई, जिसकी वजह से अब जो कह लीजिए कि
वो समीकरण गड़बड़ है। अब 22 में जो दूसरा गणित है, सबसे बड़ा गणित सेट किया जा रहा है, जिसे समझने की जरूरत है, वो है एनडीए अलायंस का। एनडीए का क्या 22 का गणित है, 22 विधानसभा का जो चुनाव है उसमें एनडीए का क्या गणित है, इसे समझने की जरूरत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, 22 में भी रहा है, 225 सीटें जीता। लेकिन जो कह रहे हैं गठबंधन, उसके बिना ये नहीं हुआ। 22 में एनडीए के ही साथ अपना दल, सोनेलाल पटेल की जो पार्टी अपना दल, जिसकी इस समय मुखिया अनुप्रिया पटेल हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं, वो भी थी, उन्होंने भी 12 सीट जीता था। और निषाद पार्टी 6 सीटों पर जो जीत हासिल कर पाई थी। इसके अलावा भी निषाद पार्टी के परिवार के 2 सदस्य विधान परिषद और विधानसभा में भाजपा के सिंबल पर हैं। जो निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद, वो भी भाजपा से एमएलसी हैं, और उनके पुत्र चौरी चौरा से विधायक श्रवण निषाद भी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े हैं। तो ये गणित भी समझने की बात है। एनडीए को स्पष्ट बहुमत 2022 में मिला था, जिसकी वजह से सरकार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस बना पाई थी। अब अगले समीकरण की तरफ चलते हैं। अगला समीकरण क्या कहता है? अगला समीकरण कहता है कि जो उत्तर प्रदेश का राजनीतिक गणित है, उसे समझने के लिए आपको चलना होगा उत्तर प्रदेश के गठबंधन के समीकरण को समझने के लिए। 27 में क्या गणित बैठेगा कि एनडीए सत्ता में आ सकती है, या क्या गणित खराब होगा कि एनडीए सत्ता से बाहर जाए और इंडिया गठबंधन आए। हमने आपको पहले ही बताया था कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जिसके मुखिया ओम प्रकाश राजभर हैं, ये चेहरा आप देख लीजिए, इनको लोग पियरका चाचा के नाम से भी बुलाते हैं, जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया हैं, जिनका अंतिम में नाम लिखा हुआ आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है ये। और दूसरा चेहरा जयंत चौधरी, चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, अजीत सिंह के पुत्र हैं, और आरएलडी राष्ट्रीय लोक दल के मुखिया हैं, राज्यसभा सांसद है और मोदी सरकार में मंत्री हैं। ये दोनों लोग 22 के चुनाव में इंडिया गठबंधन, या कह लीजिए समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे। और ये दोनों लोग जो है वहां पर चुनाव लड़के सत्ता में आए थे। लेकिन जब सरकार भाजपा की बन गई, तो जयंत चौधरी, चौधरी चरण के भारत रत्न मिलने पर चले गए, और तमाम आरोप लगाते हुए ओम प्रकाश राजभर भी इंडिया अलायंस का साथ छोड़ दिए। अब भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक समीकरण, जो हमने आपको बताया कि 22 में था, भाजपा थी, अपना दल था, निषाद पार्टी थी। अब 27 में ये कुनबा बड़ा हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी अपने तो बड़ी दल के तौर पे ही है, अपना दल है अनुप्रिया पटेल की पार्टी, वो भी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए अलायंस में है। निषाद पार्टी, संजय निषाद की पार्टी, जो राजनीति करती है निषादों की, वो भी एनडीए अलायंस में है। 2 नए दल जुड़े हैं, राष्ट्रीय लोक दल और एसपी यानी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, सुभाजपा, ये 2 दल और जुड़े हैं, जिसकी वजह से अब एनडीए की राह थोड़ी और आसान है। लेकिन इतनी भी नहीं है, क्योंकि तमाम मुद्दे हैं जिन पर राजनीति इनके खिलाफ हो रही है। अब एनडीए का जो मुख्य वोट बैंक है, उसको भी समझने की कोशिश करिए कि किस वोट बैंक के सहारे एनडीए इस चुनाव को लड़ रहा है। इसे समझने के लिए समझिए कि जो गैर यादव ओबीसी वोटर्स हैं, जिसमें कुर्मी आते हैं, मौर्य बिरादरी है, और तमाम निषाद बिरादरी है, कहार है, कुम्हार है, तमाम पार्टियां अपने हिस्से का इन्हीं गिनाती रहती, इनकी जाति अलग अलग पार्टी भी है। लेकिन ये जो गैर यादव ओबीसी वोट है, इन पर बहुत जबरदस्त पकड़ है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की। दूसरा, सवर्ण वोटर, ये माना ही जाता है कि भाजपा के साथ है। सवर्ण वोटर ये कह लीजिए कि ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, बनिया हो गए, व्यवसायिक लोग हो गए, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के समीकरण में सेट होते हैं। तीसरा सबसे बड़ा समीकरण है लाभार्थी वर्ग, जिन्हें लाभ मिला है इस सरकार में, जिन्हें फायदा मिला है, वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। चाहे जिन्हें राशन मिला हो, चाहे आवास मिला हो, शौचालय मिला हो, या 5 लाख की जो योजना है स्वास्थ्य की वो मिली हो, उज्ज्वला गैस योजना मिली हो, और तमाम सुविधाएं हैं जो मिली है, तो लाभार्थी वर्ग भी एनडीए के समर्थन में इसीलिए चला जाता है क्योंकि इनके साथ लाभ है।
सबसे बड़ा उससे बड़ा भी है कि जो बंगाल के चुनाव में भी फैक्टर काम आया, जो बिहार के चुनाव में भी फैक्टर काम आया, वो है महिला मतदाता। महिलाओं को लुभाने में, रिझाने में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कामयाब रहती है। हाल ही के महीनों में एनडीए के सहयोगी दलों ने भी सीट बंटवारे पर चर्चा तेज कर दी है और सारे समीकरण इसी चीज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं कि कैसे ये सेट किया जाए कि इसका लाभ मिल सके। इसका लाभ मिलने के लिए सारे लोग प्रयासरत हैं। अब चुनौतियां जो हैं वो क्या है, इंडिया अलायंस की, इस पर हम बात कर लें, क्योंकि इंडिया अलायंस में अभी ज्यादा चेहरे नहीं दिख रहे हैं। अखिलेश यादव भी बार बार ये कह रहे हैं कि हम अभी जो सहयोगी हैं उन्हीं के साथ चुनाव लड़ेंगे, यानी कि अखिलेश यादव खुद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा, राहुल गांधी दूसरा चेहरा जिनके नाम पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। ये 2017 में भी साथ आए थे, कहा गया था दो युवाओं की जोड़ी है, लेकिन वो जोड़ी फेल कर गई थी। 22 में भी ये जोड़ी काम नहीं कर पाई। खैर 22 में दोनों लोग अलग अलग चुनाव लड़े थे, लेकिन अब 27 में क्या कमाल करेंगे ये देखना होगा, क्योंकि इनके सामने चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां क्या है? सीट बंटवारा सबसे बड़ी चुनौती है। सीट बंटवारे को लेकर दोनों लोगों में अभी कोई तय नहीं हो पाया है कि किसको कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए अलायंस लगभग लगभग अपनी सारी चीजों को सेट करने पर लगी है, लेकिन हर जगह, बिहार का भी चुनाव देखें, कांग्रेस ने लास्ट टाइम तक फंसाया रखा सीट बंटवारे को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, वहां पर विवाद चलता रहा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है नेतृत्व का। नेतृत्व कौन करेगा? मानने को तो अखिलेश यादव को लोग तैयार है नेतृत्व करता उत्तर प्रदेश में, लेकिन इतना आसान नहीं है ये समीकरण सेट करना भी। उसके बाद से सबसे बड़ा कि कांग्रेस सबसे बड़ी हिस्सेदारी चाहती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन सीटें दो हैं। अगर आप 22 के चुनाव परिणामों के लिहाज से देखें, 17 के चुनाव परिणामों के लिहाज से देखें, खाट से लेकर तमाम मुद्दों पर काम करने के बाद भी कांग्रेस 7 से 2 हुई है, 7 से 17 नहीं हुई है। खैर अगर 24 का लोकसभा चुनाव का जब परिणाम देखेंगे, जिसमें ये दोनों लोग साथ रहे 22 के बाद, वो इन लोगों के पक्ष में रहा है। ईएसपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा चल रही है। चर्चा ये फाइनल भी है कि ये दो लोग लड़ेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव कई बार ये कह चुके हैं कि हम जो पुराना गठबंधन है उसी के साथ लड़ेंगे, वो 24 का हो या जो भी हो। लेकिन सीटों को लेकर अभी भी मतभेद जारी है, जिसको लेकर लोगों का ये आकलन है कि ये कितना कारगर काम करेगा। इंडिया गठबंधन की स्थिति भी आप समझ लीजिए कि जो है वो बहुत सेट नहीं है। जो हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि देखिए, चेहरे के नाम पर, पार्टी के नेतृत्व के नाम पर तमाम विवाद हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी मुख्य चेहरा है, मतलब मुख्य पार्टी है यहाँ पे। कांग्रेस अभी संभावित ही है, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर अभी भी थोड़े बहुत विवाद चल ही रहे हैं। और दूसरा, क्षेत्रीय दलों से भी समीकरण सेट कर सकते हैं, क्योंकि राजनीति में कोई कभी पराया नहीं होता है, चाहे वो संजय निषाद छोड़कर गए हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर छोड़कर गए हों, चाहे जयंत चौधरी छोड़कर गए हों, ये सभी लोग वापस आ सकते हैं अगर सियासी समीकरण सेट बैठ रहा हो तो। अब आते हैं यूपी के जातीय समीकरण पर। सबसे बड़ा मुद्दा है जाति। ये जाति न चुनाव में जाती है, न उसके बाद जाती है। जाति आती है और जाति पर ही सारी राजनीति हो जाती है। तो उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण को समझने की जरूरत है। ओबीसी लगभग 42% है, जिन पर सारी पार्टियों का अपना अपना अलग अलग जगह पर वर्चस्व है। यादव वोटर ये मानते हैं कि वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ हैं। जैसा हमने आपको पहले बताया कि गैर यादव ओबीसी जो है वो कहीं बहुजन समाज पार्टी के साथ है, तो कहीं ये कह लीजिए सपा के साथ है, तो भाजपा के साथ है। और इस समय तो सबसे ज्यादा जो समीकरण है वो गैर यादव ओबीसी का भाजपा के साथ है। दलित वोटों पर आते हैं तो 21% दलित वोट है। 21% दलित वोटों का जो सबसे बड़ा हिस्सेदार है वो बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी, मायावती के नेतृत्व की पार्टी है। मुख्यमंत्री रही है, लेकिन लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति से गायब है। एक विधायक इस समय उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बहुजन समाजवादी पार्टी के सिंबल पर है। तीसरा जो सबसे बड़ा समीकरण है वो है मुस्लिम वोटर। 18% सॉरी 19% वोटर है लगभग, और इनका जो साठ गांठ है, ये कह लीजिए, ये जिसके साथ जा रहे हैं, या तो ये एसपी के साथ जा रहे हैं या तो कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, और ये किसी के साथ नहीं जा रहे हैं। या तो ये सपा के साथ जाएंगे या तो कांग्रेस के साथ जाएंगे। 19% जो वोट है
ये इन्हीं दो दलों में बट के रह जाता है। इस पर कई बार अन्य दल भी चोट मारते हैं, जैसे आईएम करके है असुद्दीन ओवैसी की पार्टी, वो भी बिहार में समीकरण सेट की है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ी है। लेकिन देखना है कि 27 में क्या कर पाती है। लेकिन ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि 19% वोटर अभी भी कांग्रेस पर और सपा पर भरोसा जता रहे हैं, जिसका परिणाम 24 में देखने को मिला था। उसके बाद से 18% वोटर सवर्ण, इसमें से 15% वोट आप समझिए कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ है, भाजपा के पास है। ये बीजेपी का, जो कहा जाता है कि बीजेपी का वोट बैंक है, ये बीजेपी के ही साथ रहता है। ये 18% वोट जो है ये बीजेपी का ही है। 18 में तो 15 मान ही लीजिए। तो ये समीकरण जाति का है, जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि बिना जाति के यहाँ कुछ होना नहीं है। अब 27 में भाजपा की रणनीति क्या है, इसको भी समझना होगा। भाजपा के चेहरा है योगी आदित्यनाथ। 27 में इन्हीं के चेहरे पर फिर चुनाव लड़ने की तैयारी में भाजपा है। अब इस चीज को आप समझिए कि चेहरा तो योगी आदित्यनाथ है, लेकिन इसके अलावा किन किन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। चेहरा योगी आदित्यनाथ, कानून व्यवस्था का नारा इस पर भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास इस पर भी होगा। खूब हाईवेज बने हैं, खूब फैक्ट्रियां खुल रही हैं, स्कूल कॉलेज एम्स हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज सब दे रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर खूब चीजें हैं। जब कहीं जाइए सड़क पे काम चल रहा है, पुल बन रहा है, कहीं जाइए मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हर जिले में है, और तमाम चीजों पर बात है। इसके अलावा फ्री राशन और कल्याणकारी योजनाएं जो समीकरण सेट करवाती हैं, फ्री राशन और कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, ये भाजपा के पक्ष में जाती हैं। और उसके अलावा गैर यादव ओबीसी और दलित वोटों पर भी फोकस करके भारतीय जनता पार्टी 27 का राजनीतिक समीकरण सेट करने पर लगी हुई है। अब आते हैं कि सबसे बड़ी बात कि जिसकी विधानसभा में कभी सरकार रहती थी, उत्तर प्रदेश में जो सरकार की कमान संभालती थी मायावती जी, उनका 27 में क्या समीकरण है, मायावती जी के नाम पर क्या हो रहा है, मायावती के नाम पर 27 का क्या समीकरण होगा, ये सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। क्योंकि ये दलित वोटों पर एक अलग पकड़ रखने वाली पार्टी है, नेतृत्व मायावती के हाथ में है। अकेले चुनाव लड़ने की संभावना है, तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि बसपा हो सकता है कि इंडिया अलायंस के साथ चली जाए, लेकिन ये एक सिर्फ संभावना है। अकेले ही चुनाव लड़ने की ज्यादा दावेदारी है। 17 में भी रहा है, 22 में भी रहा है, 19 में ये सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी थी, जिसका असर भी देखने को मिला था। लेकिन फिर 22 का चुनाव ये बता गया, 24 का चुनाव ये बता गया कि इतना आसान नहीं है। दलित वोट बैंकों पर पकड़ है। अभी मैंने बताया ना कि जो दलित वोट बैंक है वो 21% मायावती के साथ है, 19 तो है ही, 2% छिटकता है। त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बना सकती है बसपा अगर ये मजबूती से चुनाव लड़े तो भाजपा की भी स्थिति और सपा की भी स्थिति बिगड़ सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मजबूती से बसपा चुनाव लड़ पाएगी या नहीं। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा है कि क्षेत्र का क्या समीकरण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, जो हमने आपको शुरू में बताया है, तो इसको क्षेत्र वाइज भी समझने का की बहुत जरूरत है। देखिए, इसको 3 हिस्सों में हमने बांटा है। पश्चिमी यूपी, पश्चिमी यूपी में जो समीकरण है वो वहां का क्या कहता है, पूर्वांचल और अवध क्षेत्र, और यहाँ पर कौन मजबूत है। जब हम पश्चिमी यूपी में आते हैं तो यहाँ पर जाट मुस्लिम वोटर है, और ये है आरएलडी के साथ ज्यादा, सपा के साथ ज्यादा, कांग्रेस के साथ ज्यादा। ये जाट मुस्लिम वोटरों की बड़ी भूमिका है। ये ज्यादातर चूंकि किसान है तो ये आरएलडी की तरफ जाते हैं, और इसीलिए हमेशा आरएलडी पश्चिमी यूपी में मजबूत रही है। लेकिन सपा भी मजबूत रही है। मुस्लिम वोट और जाट वोट यहाँ पर सपा को और आरएलडी को मजबूत करता है। जो जयंत चौधरी की पार्टी है, जिसका गणित 22 में काम भी आया था कि आरएलडी अच्छा चुनाव जीत कर आई थी और सपा को भी अच्छी सीटें, गठबंधन को भी अच्छी सीटें मिली थी। दूसरा है पूर्वांचल।
पूर्वांचल में देखिए दो दल, निषाद पार्टी जो संजय निषाद की पार्टी है वो निषाद वोटरों के साथ समीकरण सेट करती है। दूसरी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी जो राजभर वोटों को साधती है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। इसके अलावा कुर्मी यहाँ के निर्णायक वोटर हैं। कुर्मियों में तमाम जातियां हैं, मौर्या हैं, कोयरी हैं, सैथवार हैं, ऐसे तमाम जातियां हैं जो पूर्वांचल में मजबूती से हैं। तो यहाँ पर भी कह लीजिए कि भाजपा और सपा दोनों का समीकरण सेट रहता है, बीजेपी का और इनका समाजवादी पार्टी का। अब आते हैं मेन अवध क्षेत्र जो लखनऊ है, अयोध्या के उधर का क्षेत्र है, फैजाबाद। यहाँ पर भी सीधा मुकाबला भाजपा और सपा के बीच रहता है, इसलिए बड़ा आसान नहीं है 27 का चुनाव, और सारे दल समीकरण सेट करने में लगे हुए हैं कि कैसे हम इसे साधें। अब समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या है इसको भी एक बार समझ लीजिए, क्योंकि हमने आपको भाजपा की भी रणनीति बताई कि किन किन मुद्दों पर भाजपा चुनाव लड़ने वाली है, तो सपा की भी रणनीति समझ लेते हैं। अखिलेश यादव का और पीडीए का जो फार्मूला है, जिसे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अगड़ा कह के अखिलेश यादव प्रेजेंट कर रहे हैं, इस फार्मूले पर चुनाव लड़ने की तैयारी में समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठजोड़ को साधने की तैयारी में है। हमने बताया ना, पीडीए के नारे के साथ चुनाव लड़ रही है। युवा और बेरोजगारी का मुद्दा उठाएंगे। इस समय काकरोच पार्टी मेहनत कर रही है, तो हो सकता है उसका लाभ मिलेंगे, लेकिन उससे भी बड़ा 2024 में जो चुनाव परिणाम आए थे लोकसभा में, जो प्रदर्शन रहा है, उसके आधार पर सपा इस बार उत्साहित है। और विश्लेषकों के अनुसार अगर सपा की राजनीति ठीक रही तो 27 में पीडीए का नारा इनको काफी मदद कर सकता है। तो इसके भी भरोसे समाजवादी पार्टी है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों के आधार पर हमने आपको एक एनालिसिस बताया कि क्या होगा 27 का गणित, किस तरह से भाजपा और सपा इसे साध पाएगी, क्या गणित होगा, किसके हाथ में सत्ता जाएगी। ये तीन चेहरे उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़े महत्वपूर्ण चेहरे हैं, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ और मायावती का। योगी आदित्यनाथ इस समय उत्तर प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं, अखिलेश यादव और मायावती पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। अब देखना यह है कि 27 में किसके पक्ष में ये गणित जाता है, कौन सत्ता में आता है। बाकी का आप बेधड़क खबर देखते रहिए। इस एनालिसिस पर आपका क्या कहना है हमें जरूर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। देखते रहिए बेधड़क खबर। धन्यवाद।